हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था तुलनात्मक शासन और राजनीति क्या है। कि तुलनात्मक राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है और किस प्रकार से ये जो एक विषय के रूप में उभर कर आया है, कैसे आया है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में अंतर। ज़्यादातर लोग जो है तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति को जो है एक मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या दोनों का मतलब या अर्थ एक ही है, लेकिन इन दोनों में अंतर है क्योंकि ये तुलनात्मक शासन है और एक है तुलनात्मक राजनीति। तो आइए, क्योंकि कई बार इसको पर्यायवाची समझा जाता है एक दूसरे का, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तुलनात्मक शब्द जो है या इसका जो प्रयोग किया जाता है एक दूसरे के लिए किया जाता है, जबकि दोनों एक नहीं है, दोनों क्या हैं, अलग है। इस संदर्भ में जीके रॉबर्ट्स ने कहा है कि तुलनात्मक शासन का प्रयोग राज्यों, उनकी संस्थाओं और उनके कार्यों से संबद्ध कुछ समूहों, यानी कि स्पेशली यहाँ पर क्या हुआ कि शासन, राज्य, उसकी संस्थाएं और उससे संबंधित जो समूह हैं, जैसे राजनीतिक दल हो गया, दबाव समूह हो गए, या ऐसे जो समूह जो सत्ता में हमेशा या राजनीति में हमेशा सक्रिय रहते हैं, के अध्ययन हेतु उपयुक्त लगता है। जबकि तुलनात्मक राजनीति शब्दावली एक अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य लिए हुए है, जिसमें तुलनात्मक शासन तथा गैर राज्य राजनीति कबीले, जैसे निजी संस्थाएं, कबीले हो गए, निजी संस्थाएं हो गई, जैसे एनजीओ वगैरह हो गए जो कि व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं, या बहुत सारी अवधारणाएं जो चलती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हो गई जो कि हम कल बात कर रहे थे कि राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक सामाजिकरण है, आदि चीज़ें क्या है का भी समावेश किया जाता है। वो किस में किया जाता है? तुलनात्मक राजनीति में। तो इसका एक छोटा सा और चीज़ है, अगर हम बात करें कि तुलनात्मक शासन, यानी कि तुलनात्मक शासन जो है एक ऐसा शब्द है जो राज्य और राज्य से संबंधित संस्थाओं से ही जुड़ा हुआ है। उसमें आपकी क्या चीज़ें आ गई? जो सरकार है उसके अंग आ गई, है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल आ गए जो सत्ता के लिए संघर्षरत रहते हैं, दबाव समूह आ गए जो कि सत्ता को दबाव बनाकर या सत्ता के ऊपर दबाव बनाकर अपने हित में कार्यों को कराते हैं। तो ये क्या हो गया कि किसी एक राज्य से संबंधित चीजें हो गई। दूसरी चीज आती है तुलनात्मक राजनीति, जो कि अभी जीके रॉबर्ट्स ने भी कहा है कि अगर हम इसे पढ़ें या इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, एक विस्तृत, जो इसका अध्ययन क्षेत्र है बहुत बड़ा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो उसमें कैसे आ जाते हैं, जैसे गैर राज्यी राजनीति, जिसमें कि हम बहुत सारे कबीले, संस्थाएं, सामाजिकरण। तो राजनीति, अगर हम राजनीति शब्द की बात करें, उधर आप फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे होंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो अब आप पढ़ोगे राजनीति और राजनीति विज्ञान का, जब आप अंदर पढ़ोगे तो उसमें राजनीति शब्द के बारे में जो है बहुत अच्छे से बताया जाएगा आपको कि राजनीति एक छोटे से परिवार से शुरू होकर, यानी कि स्थानीय स्तर से शुरू होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक क्या करती है, सभी को प्रभावित करती है। तो जो तुलनात्मक राजनीति है तो वो क्या है कि किसी एक क्षेत्र में नहीं बंधी हुई है, उसमें सरकार का भी आप अध्ययन करेंगे, है ना, उसमें गैर राज्य सरकार की जो संस्थाएं आती हैं उनका भी आप क्या करोगे, अध्ययन करोगे, और तब जाकर हम क्या करते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि राजनीतिक व्यवहार के अनेक पहलू, वो अनेक क्या होते, गैर सरकारी संस्थाएं जिनमें सरकारों का व्यवहार तथा सरकारों के निर्णय बनते बदलते रहते हैं, तुलनात्मक सरकार में सम्मिलित नहीं किए जाते, परंतु तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के विशेष अंग है। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो हम सिर्फ तुलनात्मक सरकार में या तुलनात्मक शासन में सिर्फ सरकार की
जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उन्हीं के ऊपर अध्ययन करते हैं। और सरकार का जो व्यवहार है वो बदलता रहता है, कभी कुछ परिवर्तित हो जाता है, कभी कुछ परिवर्तित हो जाता है, किसी समय पर कैसा है, किसी समय पर कैसा है। तो तुलनात्मक राजनीति में उस पूरी की पूरी चीज का जो है अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार के संपूर्णता के अध्ययन से है, जिसमें सरकारों व राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ उन प्रभावों प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है, जिससे सरकारों का व्यवहार बनता बिगड़ता और क्या होता है, प्रभावित होता है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, एडवर्ड ए फ्रीमैन ने भी क्या कहा है कि तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर है। यानी कि तुलनात्मक शासन का जो रूप है वो क्या है, सीमित है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। तुलनात्मक शासन में केवल शासन के ढांचों का अध्ययन होता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में सभी राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें हम सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से आर.सी. मैक्रेडिस ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में जो अंतर है वो क्या है। यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन अब तक केवल नाम मात्र का तुलनात्मक रहा है। अब तक ये केवल विदेशी सरकारों, उनके ढांचों तथा औपचारिक संगठनों का ऐतिहासिक वर्णनात्मक कानूनी अध्ययन ही रहा है। औपचारिक संगठन मतलब जो कि सरकार के द्वारा एक नियम के तहत ढांचे या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है औपचारिक संगठन। यूरोप के देशों के परे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर अगर हम देखें तो उन सब चीज़ों का भी इसमें अध्ययन शामिल किया जाता है। यानी कि हाँ, तुमने क्या किया कि ढांचे में औपचारिक संगठनों का कानूनी अध्ययन ही रहा है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का संबंध क्या है, सिद्धांतों, ढांचों और वास्तविक व्यवहारों से भी होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक सरकार में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। फर्स्ट जो आता है वो है विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। विषय क्षेत्र संबंधी अंतर क्या है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी कहा है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है कि तुलनात्मक सरकार से अधिक बड़ा और व्यापक है। तुलनात्मक सरकार में क्या करते हैं हम कि राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वही तुलनात्मक राजनीति में हम इसके अतिरिक्त अन्य विषयों को भी शामिल करते हैं। यानी कि इसमें राजनीतिक संस्था, सरकारी संस्थाएं तो होंगी, लेकिन गैर राजकीय संस्थाओं को भी हम तुलनात्मक राजनीति में शामिल करते हैं। तुलनात्मक शासन में केवल हम क्या करते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं जैसे कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका है, विधानपालिका जिसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि तुलनात्मक राजनीति में हम संवैधानिक संस्थाओं के अतिरिक्त गैर संवैधानिक संस्थाओं जैसे कबीले हो गए, निगम हो गई, राजनीतिक की उनकी कार्यशीलता हो गई, उनकी कार्यशीलता को प्रभावित करने वाले तथ्यों का भी हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। सेकंड आता है जन्म संबंधी अंतर। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में जो है जन्म संबंधी जो अंतर पाया जाता है वो ये है कि अरस्तू ने 158 सरकारों का या 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक विश्लेषण संबंधी अपने विचार दिए थे। जबकि तुलनात्मक राजनीति अपेक्षाकृत क्या है, एक नया विषय है। अगर हम तुलनात्मक सरकार की बात करें या शासन की तो ये बहुत पुराना है, क्योंकि अरस्तू ने भी अपने समय में 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और एक श्रेष्ठ संविधान के लक्षणों को बताया था। और ये क्या है, एक नया विषय है। इसका जो आरंभ हुआ था वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। इसी कारण क्या है कि तुलनात्मक शासन को परंपरागत अध्ययन और तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक विधि का अध्ययन माना जाता है।
थर्ड जो इसमें अंतर आता है वो आता है मूल्य संबंधी अंतर। तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में मूल्य संबंधी अंतर है वो किस प्रकार से है कि तुलनात्मक सरकार के समर्थक विचारक कुछ मूल्यों को सामने रखकर अपना अध्ययन करते हैं तथा एक ही विषय को क्या करते हैं कि बार बार अध्ययन करके अपने विचार प्रकट करते हैं, जबकि तुलनात्मक राजनीति के विद्वान मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं। जैसे किसी भी देश का हम संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, हम बता रहे हैं कि उसके गुण दोष कैसे हैं, तो अगर हम ये चीज़ तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति क्या करेगी कि उस अध्ययन के साथ साथ यानी कि संविधान का अध्ययन तो करेगी, साथ ही वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन भी करेगी और वहाँ की जनता उसे स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है उस चीज़ का अध्ययन भी, यानी कि मूल्य निरपेक्ष होकर, यानी कि वो क्या करते हैं कि किसी मूल्य को उसमें शामिल नहीं करते हैं। मूल्य निरपेक्ष मतलब कि जैसे वहाँ के कुछ मूल्य कुछ आदर्श होते हैं तो क्या करते हैं कि उन्हीं आदर्शों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, लेकिन राजनीति क्या होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है। उसमें क्या किया जाता है कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जनता के समक्ष या उनके सम्मुख सही चीज को लाना या वास्तविकता को बताना। नेक्स्ट जो इसमें अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है अध्ययन के स्वरूप में अंतर। तुलनात्मक सरकार का अध्ययन औपचारिक होता है, यानी कि अगर हम शासन की बात करें तुलनात्मक शासन का तो इसका अध्ययन औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, क्योंकि सरकार का एक ढांचा बना होता है ना, एक सरकार का ढांचा होता है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि सरकार के 3 अंग हैं जो कि पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को चलाने में सहायता करते हैं। तो ये क्योंकि सरकार ने उन चीज़ों का गठन किया है तो वो चीज़ें उसमें क्या हो गई, शामिल हो गई। फिर दूसरी क्या है इसमें, सरकार की औपचारिक संस्थाओं जैसे कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका, यानी कि उन्हीं का करते हैं, जबकि तुलनात्मक राजनीति में औपचारिक संस्थाओं के अतिरिक्त अनौपचारिक संस्थाओं, व्यक्तियों, दबाव समूहों, कबीलों आदि का भी अध्ययन किया जाता है कि वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की वो व्यवस्था को अपनाते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्था से वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। उन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है भविष्यवाणी संबंधी अंतर। जहाँ तुलनात्मक राजनीति में भविष्यवाणी की जा सकती है वहीं तुलनात्मक सरकार में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तुलनात्मक सरकार के संदर्भ में अध्ययन करके हम केवल उन संस्थाओं के रूप, ढांचे आदि पर केवल विचार ही प्रकट कर सकते हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जबकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन द्वारा सिद्धांत बनाए जा सकते हैं और विभिन्न समस्याओं पर विचार करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिसके द्वारा भविष्यवाणी करना आसान होता है। क्योंकि सरकार ने तो क्या किया, या शासन में क्या है कि संस्थाएं बन गई हैं, हम सिर्फ उनका अध्ययन कर सकते हैं और अपने विचार बता सकते हैं कि अच्छी हैं कि बुरी हैं, क्या है, लेकिन हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भविष्य में सफल होगी कि नहीं होगी। जैसे आप जर्मनी का देख सकते हैं, हिटलर मुसोलिनी का देख सकते हैं, कोई बता सकता था कि उनकी शासन सत्ता परिवर्तित हो सकती है, लेकिन अगर तुलनात्मक राजनीति में ये चीज़ आती तो उस चीज़ में पहले ही बता दिया जाता। या जिन विद्वानों ने, अगर हम बात करें अरस्तु की, राजनीति विज्ञान के पिता की, या सुकरात की बात करें तो सुकरात को जहर का प्याला क्यों दिया गया था? वो इसीलिए दिया गया था कि सुकरात ने कहा था कि जो जिसके योग्य है या जिस व्यक्ति में जो काबिलियत है उस व्यक्ति को वो कार्य दिया जाना चाहिए। और वही चीज़ अरस्तु ने भी कही है। यानी कि अगर हम शासन तंत्र पढ़ेंगे अरस्तु का, आप पढ़ोगे वहाँ पर कि जो शासन चक्र बता रखा है अरस्तु ने, तो उसमें क्या है कि किस प्रकार से वो परिवर्तित होता है और किस प्रकार से वो अपने विकृत रूप में जाता है और किस प्रकार से फिर दोबारा से वो अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति में हम हर चीज का अध्ययन करने के बाद क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन
वर्णात्मक है, जबकि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन वर्णात्मक है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्या है, विश्लेषणात्मक है। इसमें क्या होता है कि तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन में विभिन्न राज्यों की जो औपचारिक संस्थाएं होती हैं, उनकी जो रचना है, उनके जो कार्य हैं, उनके विषय में केवल वर्णन कर सकते हैं हम। इसके बारे में इससे उनके बारे में सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न शासन प्रणालियों का न केवल हम क्या कर सकते हैं, वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है, अपितु विश्लेषणात्मक अध्ययन पर भी विशेष बल दिया जाता है। एक तो हमने सिर्फ वर्णन कर दिया कि ये चीज़ें होती हैं, इसको ये कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए और इस प्रकार से जो है ये कार्य किया जाएगा। हम विश्लेषण नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने कोई नीति बनाई है, जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे उस चीज़ का तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नीति सफल होगी कि नहीं होगी। यानी कि हमको क्या करना है, हमको राज्य के अस्तित्व को भी ध्यान में रखना है, हमने जनता के कल्याण को भी ध्यान में रखना है, हमने सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए ही नीतियों का निर्माण करना है। वो क्या कहलाता है, विश्लेषण। तो राजनीति तुलनात्मक राजनीति में क्या कर सकते हैं हम कि विश्लेषण कर सकते हैं और उसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, परिणाम निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से इसके परिणाम हमारे सामने आएंगे। नेक्स्ट आता है आधारित संरचनाओं के विषय में अंतर। इसमें कैसा है, तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन में हम दबाव समूह, राजनीतिक दल, जातीय व भाषाई संगठनों आदि के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में आधारित संरचनाओं के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, क्योंकि किसी भी सरकार को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दलों की, जातीय दलों की, भाषाई दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या होता है कि जनता कभी भी निष्पक्ष होकर वोट नहीं देती है। कभी वो जाति के आधार पर देती है, कभी वो धर्म के नाम पर देती है, कभी वो किसी क्षेत्र के नाम पर देती है। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो चीज़ जो क्या है कि ये चीज़ें जो हैं, जाति है, धर्म है, भाषा है, या बहुत सारे दबाव समूह हैं, या बहुत सारे संगठन है अनौपचारिक जो बने हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में सरकार को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि यानी कि तुलनात्मक शासन में इन चीज का अध्ययन नहीं किया जाता, लेकिन तुलनात्मक राजनीति में उन सब का अध्ययन किया जाता है जो चीजें सरकार को और व्यक्तियों को प्रभावित करती है। उन सब का अध्ययन करने के बाद क्या किया जाता है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है तुलनात्मक राजनीति की